हेलो बच्चों, वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास, जो कि क्लास 10th का चल रहा है, जिसका दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कि इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। इस चैप्टर की हम पहले ही 2 वीडियो देख चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इनको देख सकते हैं। हमने पहले इस चैप्टर में पढ़ा था कि जो फ्रांस है उसने वियतनाम को अपना उपनिवेश बनाया अपने हितों के लिए। उसके आर्थिक सैनिक नियंत्रण के साथ साथ उसकी संस्कृति पर, उसके धर्म पर भी नियंत्रण किया। वियतनाम ने फ्रांस का अनेक तरह से विरोध किया, चाहे वो संस्कृति के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से या शिक्षा के माध्यम से था। जब वियतनामी फ्रांस का विरोध कर रहे थे और फ्रांसीसी कह रहे थे कि हम आपको आधुनिक बना रहे हैं, तब वियतनामी सोच रहे थे कि ऐसा आधुनिक क्या है। तो अगला हमारा टॉपिक जो बनता है, क्या बनता है कि आधुनिकीकरण की संकल्पना। यानी जो वियतनामी है वो सोच में पड़ जाते हैं कि आधुनिक होने का मतलब क्या होता है। वो सोचते हैं कि राष्ट्रवादी किसे कहते हैं, क्योंकि फ्रांसीसी बार बार कह रहे थे कि वियतनाम की जो संस्कृति है वो पिछड़ी हुई है, उनको आधुनिक बनने से रोक रही है। तो वियतनाम के जो लोग थे, जो बुद्धिजीवी थे, दार्शनिक थे, वो सोचते हैं कि आखिर आधुनिक होने का मतलब क्या है। वो क्या सोचते हैं कि क्या आधुनिक होने का मतलब वियतनाम की संस्कृति को छोड़ना, पश्चिमी सभ्यता को अपनाना है? क्या पश्चिमी सभ्यता ही आधुनिक बनने की एक पीढ़ी है, या जो पश्चिमी सभ्यता है उसको सीख कर ही हम आधुनिक बन सकते हैं? ऐसा वियतनाम के बुद्धिजीवी सोच रहे थे। कुछ सोच रहे थे कि क्या वियतनाम की संस्कृति को ही मजबूत कर, अपनी परंपराओं को मजबूत कर हम स्वयं को आधुनिक बना सकते हैं। ये 2 विचार उस समय चल रहे थे। तब बहुत सारी बहस हुई, बहुत से जो बुद्धिजीवी हैं उनको बहुत दिन लगे इस बात पर चर्चा करते करते, लेकिन कोई भी एक हल ना निकल पाया। क्या सोच रहे थे जो बुद्धिजीवी थे, कैसे आधुनिक बना जाए? 2 विचार उभर कर सामने आए। क्या आया? सबसे पहला कि वियतनाम की जो परंपराएं हैं उनको मजबूत करना। बुद्धिजीवियों का मानना था कि जो वियतनाम की परंपराएं हैं वो हमें आधुनिक बना सकती हैं, वो ही हमें आगे बढ़ा सकती हैं, इसलिए हमें उनको ही मजबूत करना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ बुद्धिजीवी क्या बोल रहे थे कि पश्चिम से सीखना, यानी जो पश्चिमी सभ्यता है उसे हमें सीखना चाहिए कि जो पश्चिम की सभ्यता है वो हमें आधुनिक बना सकती है, इसलिए हमें अपनी सभ्यता से न सीखकर पश्चिम की सभ्यता से सीखना चाहिए। उस समय कुछ बुद्धिजीवी ये सोच रहे थे। जो फ्रांसीसी हैं उनके विरोध का नेतृत्व उस समय कन्फ्यूशियन विद्वान कर रहे थे। कन्फ्यूशियन उस समय बिखरा हुआ नजर आ रहा था। एक कन्फ्यूशियन विद्वान जो कन्फ्यूशियन में पड़ा हुआ था वो कौन था? फान बोईचाओ। फान बोईचाओ के नेतृत्व में उस समय वहाँ जो विरोध चल रहा था फ्रांस के खिलाफ, फान बोईचाओ के नेतृत्व में चल रहा था। फान बोईचाओ एक राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने 1903 में रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना की। जो फान बोईचाओ है ये 1905 में ल्योंग किचाओ से, किससे? ल्योंग किचाओ से कहाँ मिलते हैं? योकोहामा में भेंट होती है। जो ल्योंग किचाओ थे, इनके प्रभाव में आकर ही इन्होंने एक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम। क्या नाम था इनकी बुक का? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम। यानी इस जो पुस्तक थी किसके प्रभाव में लिखी? ल्योंग किचाओ के प्रभाव में आकर लिखी। और इस पुस्तक में उन्होंने 2 विचार दिए, अधिकतर 2 विचार दिए। पहला विचार क्या था कि जो देश की संप्रभुता है उसका नाश हो रहा है।
दूसरा विचार क्या था कि जो अभिजात्य वर्ग है चीन का और वियतनाम का, जिसकी वजह से हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, अब वियतनाम चीन के संबंध टूट रहे हैं। दूसरा ये विचार उन्होंने दिया। इस पुस्तक को चीन में और वियतनाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदा गया। बहुत लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा। इस पुस्तक पर अनेक नाटक लिखे गए, अनेक खेल हुए। लोग इसको पढ़कर इनके विचारों को पढ़ने लगे। कुछ तो इनके विचारों से सहमत थे और कुछ विचारक इनके विचारों से सहमत नहीं थे। जो विचारक थे इनके विचारों से, कौन असहमत नहीं थे? फा चू त्रिन, जो कि राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे। इनका कहना था कि वियतनाम में हमें क्या लेकर आना है? गणतंत्र लेकर आना है। ये गणतंत्र के साथ थे। इनका कहना था कि हम राजतंत्र लेकर नहीं आएंगे वियतनाम में। ये पश्चिमी सभ्यता से ओतप्रोत थे। ये पश्चिमी सभ्यता को जानते थे। ये पश्चिम की क्रांतियाँ, यहाँ तक कि फ्रांस की क्रांतियों से भी ये बहुत प्रभावित थे। ये कहते थे कि मैं फ्रांस के आदर्शों को मानता हूँ, लेकिन फ्रांसीसी वियतनाम के आदर्शों को नहीं जानते। वो यहाँ के आदर्शों की इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते। इसलिए हमें यहाँ पर गणतंत्र लाना है। हमें उन क्रांतियों से सीखना है जो पश्चिम में हुई है। हमें पश्चिमी सभ्यता को नहीं अपनाना, हमें वियतनामी सभ्यता को नहीं छोड़ना, हमें अपनी सभ्यता को मजबूत बनाना है। लेकिन हमें पश्चिम से सीखना है कि किस प्रकार वहाँ क्रांतियाँ हुई, किस प्रकार वहाँ आधुनिकीकरण हुआ, किस प्रकार लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई और अपने देश के लिए उन्होंने किस प्रकार कार्य किया। ये कहते थे कि फ्रांस को हमारे वियतनाम में कुछ शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने चाहिए, वैधानिक संस्थान स्थापित करने चाहिए। इसके साथ साथ कृषकों के लिए भी कुछ संस्थाएं स्थापित करने चाहिए, ऐसा ये कहते थे। फिर अगला हमारा जो टॉपिक बनता है वो क्या है? आधुनिक बनने के अन्य तरीके। आधुनिक बनने के और अन्य तरीके क्या थे? उस समय क्या था, जो चीन और जापान था, जो वियतनाम से चीन जापान का रिश्ता बहुत करीबी का रिश्ता था। जो चीन और जापान था वो दोनों एशियाई देश हैं, क्योंकि और वो आधुनिकीकरण के रास्ते में बहुत आगे की ओर बढ़ रहे थे। जो पश्चिमी देश हैं वो ये कह रहे थे कि पश्चिमी लोगों को ही आधुनिक बन सकते हैं, पश्चिमी लोगों को ही सभ्यता का पता है। लेकिन क्या था कि जो वियतनामी वो क्या किससे ओतप्रोत थे, किससे प्रभावित थे? चीन से और जापान से। चीन और जापान दोनों एशियाई देश हैं जो कि आधुनिकीकरण के रास्ते में जो बहुत आगे जा चुके थे। ये क्या था, उस समय एक आंदोलन चला कि पूर्व की ओर चलो। पूर्व की ओर मतलब पूर्व की ओर कौन से देश थे? चीन जापान देश थे। तो उस समय 300 विद्यार्थियों के लगभग 300 विद्यार्थी जो कि वियतनाम थे वो कहाँ गए? जापान गए। किस चीज़ के लिए गए? शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, क्योंकि जो जापान चीन देश था वो शरणस्थली भी बना हुआ था वियतनाम के लिए। शरणस्थली कैसे? जैसे जो वियतनाम में फ्रांसीसी पुलिस से बचकर भाग जाते थे या उनसे छुटकारा पाते थे तो कहाँ जाते थे? चीन जापान देशों में जाते थे। इसलिए चीन और जापान देश वियतनाम के लोगों के लिए शरणस्थली बने हुए थे। तो उनका लक्ष्य क्या था? जो विद्यार्थी थे वहाँ पढ़ने जाते थे, क्या लक्ष्य था? जो वहाँ पर फ्रांसीसी हैं उनको वियतनाम से बाहर निकालना, सबसे प्रथम लक्ष्य तो यही था। और दूसरा लक्ष्य क्या था? जो कठपुतली सम्राट गद्दी पर बैठा हुआ है उस सम्राट को गद्दी से हटाना, दूसरा लक्ष्य था। और क्या था कि जो फ्रांसीसियों ने नगुयेन जो राजवंश को सत्ता से हटा दिया है, अब सत्ता पर इस राजवंश को दोबारा गद्दी पर बिठाना, ये उनका लक्ष्य था। जो जापान था वो सैन्य शक्ति में बहुत ज़्यादा समृद्ध था। 1907 में जापान ने क्या किया था? आक्रमण किया था रूस के ऊपर। रूस कितना बड़ा देश था, रूस के ऊपर एक छोटा सा देश जो कि जापान, उसने आक्रमण कर दिया और अपनी शक्ति का लोहा भी मनवाया रूस से। जब वियतनाम के लोगों ने देखा कि एक छोटा सा देश इतने बड़े देश को हरा सकता है तो वो उससे प्रभावित हुए। अब वो भी क्या फ्रांस को अपने देश से बाहर निकालना चाहते थे। उन लोगों को भी वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। अपने इस लक्ष्य के लिए वो हथियारों का भी प्रयोग कर सकते थे, जापानी शक्तियों का, चीन की शक्तियों की अगर उनको मदद मिलती वो भी उनसे वो ले सकते थे।
उसमें भी उनको कोई दिक्कत नहीं कि हम इन चीज़ के लिए हथियारों का प्रयोग करें, हम इस चीज़ के लिए सैन्य शक्ति का प्रयोग करें। वियतनामी किसी भी हद तक जाकर फ्रांसीसियों से छुटकारा पाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, जापान में ऐसी गतिविधियां शुरू कर दी, संगठन बनाने शुरू कर दिए। जापान के टोक्यो में उन्होंने संगठन बनाना शुरू कर दिए। क्रांतिकारियों ने, राष्ट्रवादियों ने वहाँ जाकर अपने अपने संगठन बनाना शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ, जापान में अशांति फैलना शुरू हो जाती है। तब जापान का जो गृह मंत्रालय है उसने 1908 में ऐसी गतिविधियों का दमन करना शुरू कर देता है। और जो जापान में वियतनाम के राष्ट्रवादी थे, वियतनाम के जो क्रांतिकारी थे, चाहे उनके अंदर फान बोई चाउ जैसे राष्ट्रवादी ही क्यों ना हो, उनको जापान से बाहर निकाल दिया। अब जो ये राष्ट्रवादी थे, क्योंकि एक देश से बाहर निकाल दिया, ये तो है नहीं कि बैठ जाएंगे हाथ पर हाथ रख कर कि हमें तो जापान ने बाहर निकाल दिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, अब इन्होंने चीन और थाईलैंड जैसे देशों में शरण ली। वहाँ जाकर क्या हुआ, उस समय चीन में 1911 की क्रांति चल रही थी। उसका कौन नेतृत्व कर रहे थे, sun yat-sen यानी क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। वहाँ पर sun yat-sen के नेतृत्व में जो राजशाही है उसको हटा दिया गया और वहाँ पर एक गणतंत्र की स्थापना की गई। अब वियतनाम में भी जो वियतनाम के लोग हैं उन पर चीनी क्रांति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार ये देखते हैं कि चीन में, क्योंकि चीनी संस्कृति का वियतनाम के ऊपर शुरू से ही बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और फिर जब उन्होंने देखा कि चीन में क्रांति के प्रभाव से आने से वहाँ की राजशाही को हटा दिया गया और वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना की गई, हम भी वियतनाम में ऐसा ही कर सकते हैं। अब फिर वहाँ पर जो वियतनाम है वहाँ पर वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन का गठन किया गया। अब वियतनामियों का लक्ष्य सिर्फ यही नहीं था कि उनको फ्रांस को यहाँ से निकालना है, जो फ्रांसीसी हैं उनको यहाँ से निकालना। अब क्या लक्ष्य बन गया था कि हमें वियतनाम में गणतंत्र स्थापित करना है, हमें यहाँ पर गणराज्य लेकर आना है, ये उनका लक्ष्य बन गया था। अब जो नेतृत्व था वो यहाँ से हटकर, फान बोई चाउ कन्फ्यूजन से हटकर नेतृत्व किसके हाथ में आ जाता है। अब जो वहाँ जो थे हो ची मिन, यानी किसके हाथ में नेतृत्व आ जाता है, हो ची मिन के हाथ में नेतृत्व आ जाता है। जो हमारा अगला टॉपिक बनता है कि कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनाम में राष्ट्रवाद, यानी क्या है कि जो हो ची मिन थे उन्होंने वहाँ पर देखा कि बहुत सारी पार्टियां अलग अलग बनी हुई हैं, छोटे छोटे संगठन बनाए हुए हैं, बिखरे हुए हैं। उन्होंने देखा यदि हम इनको सबको एक कर दें, यदि पूरे वियतनाम के राष्ट्रवादियों को एक कर दें तो हम वियतनाम से जो ये कब्जा है फ्रांस का, इनको बाहर निकाल सकते हैं और राजशाही को समाप्त कर गणराज्य वहाँ लेकर आ सकते हैं। तो उस समय 1930 का दशक था। वियतनाम में क्या हुआ, महामंदी का दौर आ गया। जो रबड़ और चावल के दाम गिर चुके थे, बेरोजगारी आ चुकी थी, जो किसान था कर्जे के बोझ नीचे दब गया, ग्रामीण विद्रोह होने शुरू हो गए। जो दो प्रांत थे, नगे अन और हातियन, जो प्रांतों में बहुत ज़्यादा आंदोलन शुरू हो गए। ये जो दोनों प्रांत हैं, ये दोनों प्रांत बहुत ज़्यादा गरीब थे। अधिकांश इनमें क्रांतियां आंदोलन होते ही रहते थे, इसलिए इन प्रांतों को लपलपाती चिंगारी भी बोला जाता है। इन आंदोलनों को दबाने के लिए फ्रांस ने बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि ऊपर से बमबारी यानी हवाई जहाज़ों के द्वारा बमबारी भी की इन आंदोलनों को दबाने के लिए। तब हो ची मिन ने 1930 में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। जितनी बिखरी हुई पार्टियां थी, छोटे छोटे संगठन थे, उन सब में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया और राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के बाद एक मजबूत पार्टी का संगठन किया, जिससे वो वियतनाम से बाहर निकाल सकता है फ्रांसीसी सरकार को, वहाँ पर गणराज्य की स्थापना कर सके। तो क्या होता है उस समय 1940 में जो एक जापान देश है, जो जापान देश था 1940 में, उस समय जापान की क्या सोच थी कि पूरे एशिया पर जापान का कब्जा होना चाहिए, पूरे इलाके पर जापान का प्रभुत्व होना चाहिए। जापान ने वियतनाम पर कब्जा कर दिया। अब वियतनाम वालों के सामने दो समस्याएं आ गई। पहली तो थी ही फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी सरकार तो समस्या थी ही थी, साथ में अब ये जापानी सरकार भी समस्या आ गई। तो वियतनाम वालों के सामने दो चुनौतियां आ गई। पहले
तो फ्रांस वालों को बाहर निकालना था, अब दो देशों की शक्ति को बाहर निकालना था, जापान को और फ्रांस को। तब 1945 में वियतनाम ने हनोई को आज़ादी दिला दी। जब पूरा देश इकट्ठा हो जाता है, एक नेता ऐसा आ जाता है जो सबका नेतृत्व कर सके, जिसकी वजह से उन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपती है, फिर चाहे जितनी मर्जी बड़ी शक्ति सामने आ जाए उनसे वो छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। यही काम वियतनाम में हुआ। उन्होंने 1945 में हनोई की आज़ादी करवा ली और वियतनाम में लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना हो चुकी थी, जिसके अध्यक्ष बनते हैं हो ची मिन। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वियतनाम में किस प्रकार गणराज्य की स्थापना होती है, वहाँ का जो अध्यक्ष थे, वहाँ की जो पार्टियाँ थी, वो कैसे आगे चलती हैं और अन्य देशों का वियतनाम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।